हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 15, जिसका नाम है कोशिका, एक महत्वपूर्ण खोज, सेल एंड इम्पोर्टेंट डिस्कवरी। कोशिका, कोशिका क्या होती है बच्चों? कोशिका ना हम मनुष्यों के जीवन में, मतलब हम मनुष्यों के शरीर की बात कर लें या फिर आप बात कर लीजिए जीव जंतुओं की, इनके शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को कहा जाता है कोशिका, यानी कि सेल। बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर हमारे मनुष्य शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए कोशिका को सबसे पहले 16वीं शताब्दी में खोजा था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो कोशिका, अब सोचिए, कोशिका एक ऐसी चीज होती है हमारे शरीर में जो एक बार नष्ट होती है तो वो पुनः खुद को निर्माणित कर लेती है। ठीक है, तो मतलब ये खुद को भी नष्ट करते हैं और ये खुद के नव निर्माण की क्षमता भी ये रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है कोशिका। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो चलिए इसके बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी साइंस एजुकेटर आज आपके लिए फिर से लेके आई हूँ एक नया चैप्टर, और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है कोशिका, एक महत्वपूर्ण खोज, यानी कि सेल एंड इम्पोर्टेंट डिस्कवरी। तो बच्चों, जो सेल वर्ड आता है, आपने जनरली देखा होगा, आप जब एड्स वगैरह देखते होंगे जहां पर आपको वो मेडिसिन दिखती है जिनसे आपके ब्लड सेल्स बनते हैं, राइट। तो वहां पर आप कुछ गोल गोल सा स्ट्रक्चर देखते हो, कुछ इस तरीके का, राइट। तो जो आपका सेल होता है गोल ही होता है। और अगर मैं इस वक्त ये कहूँ कि मैं एक मल्टी सेलुलर बॉडी हूँ, तो इसमें बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं होगा। यानी कि आप इसी तरीके के गोल 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 स्ट्रक्चर की हेल्प से आपकी ये पूरी की पूरी बॉडी बनी है। तो आप आज देखना चाहेंगे कि किस तरीके से आप उस पार्ट को पढ़ते हैं जिससे आपकी पूरी बॉडी बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इंटरेस्टिंग चैप्टर सेल को, और हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है कि आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं, या जो या तो सजीव है या निर्जीव है, सभी सजीव वस्तुएं कोशिकाओं, सेल्स से बनी होती हैं। अधिकतर जीव बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और कुछ जीव एक कोशिका से ही बने होते हैं। पौधे और जंतु भी बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक जीव में उपस्थित अधिकांश कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। यानी कि आप देखिए कि जो आपकी एक कोशिका है वो इतनी छोटी है कि आप उसे बिना माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अंडे को छोड़कर कोशिका को जीवित जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिकाओं की संख्या और इनका आकार लगातार बढ़ता रहता है। इसका परिणाम जीवों में वृद्धि होती है। इसी दौरान पुरानी कोशिकाएं मृत भी होती रहती हैं। हम देखते हैं कि एक बच्चा वृद्धि कर कर वयस्क अडल्ट हो जाता है, बीज विकसित होकर एक बड़ा पेड़ बन जाता है। प्रत्येक सजीव अपना जीवन एक कोशिका के रूप में आरंभ करता है। ये कोशिकाएं गुणन करती हैं और जीव में वृद्धि होती है। इस प्रकार इस जीवित संसार में कोशिका की अहम भूमिका होती है। यहाँ पर आप सिंपल सी बात देखिए कि जो आपकी कोशिका है, सबकी जो स्टार्टिंग होती है वो एक सिंगल सेल से ही होती है, और फर्दर इस सेल में और सेल आए और सेल आए, और गुणन का मतलब यानी कि बढ़ते गए, मल्टीप्लाई होते गए, और फिर आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी बन गई। अब जब आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी बन गई है, तो जो सेल है आपकी बॉडी के अंदर, ये मृत भी होते हैं और फिर दोबारा से नए बन भी जाते हैं। अब वो कैसे मृत होते हैं और मृत होने के बाद वो कैसे बन जाते हैं, ये सब हम समझेंगे लेकिन चैप्टर में आगे। आगे आप देखते हैं हम कि कोशिका की खोज, कोशिका की जो खोज है वो सबसे पहले की किसने है। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क के एक टुकड़े को अपने सूक्ष्म माइक यानी कि माइक्रोस्कोप में देखा, तो कॉर्क के टुकड़े की मोटाई के कारण उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया। उन्होंने कॉर्क के पतले टुकड़े काटकर पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखा, कोक के पेड़ों की छाल से बनता है। उन्होंने देखा कि कोक के अत्यंत छोटे छोटे भागों में मिलकर बना होता है। ये भाग मधुमक्खी के छत्ते, हनी कोम की तरह दिखाई देते हैं। उन्हें यह भी देखा कि यह भाग एक दूसरे से एक दीवार द्वारा पृथक होते हैं। रॉबर्ट हुक ने इन भागों को कोशिका का नाम दिया। यानी कि उन्होंने कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसा देखा। उनका जो स्ट्रक्चर था माइक्रोस्कोप के अंदर, वो कुछ इस प्रकार का होगा कि सारे सेल्स एक दूसरे से इस तरीके से ज्वाइंट हैं। तो फर्दर जो छोटे छोटे पार्ट्स इनके पास आए, इन्होंने इसका क्या नाम दे दिया, इन्होंने इसे बोल दिया सेल, यानी कि एक कोशिका। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे कोशिका, द सेल के बारे में। इमारतों में लगी ईंट से भिन्न सजीवों में कोशिकाओं की जटिल संरचना होती है। याद रखिए कि इमारतों की ईंटें की तरह कोशिका सजीवों की आधारभूत इकाई है। यदि इमारतों में एक जैसी ईंटों से बनी होती है, लेकिन वे आकार, बनावट और रचना में
भिन्न होती है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि हमारे सेल्स भी इन ईंटों की परत यानी कि इस दीवार की जो ईंट है उसकी तरह ही जॉइंट है, तो उसमें बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं होगा। जब ये सारे सेल्स बनते हैं तो ये क्या बना रहे हैं, ये एक बना रहे हैं टिश्यू। अभी आप फर्दर देखेंगे सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आपके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से आपके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को भी मिलेगी। भवन भी बनावट में प्राय एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सभी जीव जीवित कोशिका से बने होते हैं, लेकिन रूप व आकार में भिन्न होते हैं। कोशिकाएं दोनों भवन और जीवित जीव की मौलिक इकाई होती हैं। जीवन के आरंभ से ही जीवित जीवों में कोशिका होती है, यानी कि हम ऐसी बात कहें कि जब जीवन स्टार्ट हुआ तब से ही आपके पास क्या है, कोशिका। क्योंकि सिंगल सेल से ही तो आपकी पूरी बॉडी बनी है, तो वो सिंगल सेल आया इसलिए आप आए, आप आए तो आपकी पूरी बॉडी भी आई। इस तरीके से आप इससे समझ सकते हैं। निर्जीव वस्तुओं ईंटों से भिन्न जीवित जीव की कोशिका की संरचना जटिल होती है। अधिकांश कोशिका इतनी छोटी होती है कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। जीवित कोशिकाओं की संख्या, आकृति व आकार विभिन्नता को दर्शाते हैं। सजीवों में पाए जाने वाली कोशिकाएं संख्या, आकृति व आकार में भिन्नता को दर्शाती हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो आपकी बॉडी में सेल का अमाउंट है वो हर किसी की में बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट होगा, और आप ये भी कह सकते हैं उनका आकार, उनका साइज वो भी डिफरेंट होगा। कोशिका की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स। प्रत्येक सजीव में या तो एक कोशिका होती है जहां सभी कार्य एक कोशिका द्वारा ही किया जाता है। बहुत सी कोशिकाएं होती हैं जो एक साथ मिलकर विभिन्न कार्य करती हैं। अगर हम बात करें अमीबा की तो वो है आपका एक कोशिकीय जीव, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मीशियम की बात करें और जीवाणु, बैक्टीरिया एक कोशिकीय सिंगल सेलुलर जीव कहलाते हैं। दूसरी ओर वे जीव जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर जीव कहलाते हैं। तो हम कौन है, हम बहुकोशिकीय हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अधिकांश पौधों व जानवरों में बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक बहुकोशिकीय जीव में लाखों कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी में भी विभिन्न आकार की लाखों कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं के अलग अलग समूह विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं जो रचना में भी भिन्न होते हैं, यानी कि हर एक जो आपका सेल है वो अलग अलग कार्य कर रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे हैंड्स में जो सेल है वो क्या काम कर रहे हैं, किसी चीज को पकड़ने का काम कर रहे हैं, किसी चीज को पॉइंट आउट करने का काम कर रहे हैं। जो मेरी आईज में सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, वो देखने का काम कर रहे हैं। तो हर एक सेल से आपका एक बॉडी पार्ट बना हुआ है, तो वो हर एक बॉडी पार्ट क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क कर रहा है। ठीक है। कोशिकाओं की बनावट, हम देखेंगे कि शेप ऑफ सेल्स हमारी कैसी होती है। कोशिकाओं की बनावट में बहुत अंतर पाया जाता है। कोशिकाएं बहुत सी आकृतियों में पाई जाती हैं, जैसे कि अंडाकार, समतल, बेलनाकार, गोल, घनाकार, लंबे आकार में पाई या विचित्र आकार में। किसी कोशिका की बनावट उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य करने पर निर्भर करती है कि उसका कार्य क्या है, वो उसका आकार डिसाइड करेगा, वो उसकी शेप डिसाइड करेगा। जो संदेश की एक कोशिका से तंत्रिका कोशिका, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे कि किसी कोशिका की बनावट उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य पर निर्भर करती है। जैसे कि हम बात करें तंत्रिका कोशिका की, यानी कि नर्व सेल की, धागे की तरह लंबी होती है जो संदेश की एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाने में सहायता करता है। तो ये जो धागा है, जैसे कि एक स्ट्रेट है और एक स्ट्रेट है, तो इस तरीके से अपने जो मैसेज उसे ट्रांसफर कर रही है, ये है आपकी तंत्र कोशिका के। मैसेज आता है यहाँ से, फिर ये इस तरीके से यहाँ से जाएगा, फिर दूसरी कोशिका यहाँ इस एंड से ज्वाइंट होगी और फर्दर वो मैसेज को आगे ट्रांसफर कर रही होगी। तो ये कहाँ की कोशिका है, ये तंत्रिका कोशिका की बात है, यानी कि नर्वस सिस्टम की बात की जा रही है। उसके बाद इस प्रकार तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों को प्राप्त करती हैं, वे प्रेषित करती हैं। इसी के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य को नियंत्रित व संचालित भी करती है। अब आप देखिए कि मैं इस वक्त हाथ हिला रही हूँ, मुझे कैसे पता है कि मुझे हाथ हिलाना है, यानी कि मेरा ब्रेन मुझे बता रहा है कि आप जब इस तरीके की बातें करेंगे तो आपकी हैंड मूवमेंट्स को कुछ इस प्रकार का होना है। तो किसने डिसाइड करा, तंत्रिका कोशिका ने डिसाइड करा। अभी आपको मैं पढ़ा रही हूँ, कैसे मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मुझे आता है, तो मेरा तंत्रिका कोश मुझे मेरी प्रीवियस नॉलेज को भी मुझे दे रहा है और आपको बताने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से, और आप भी हर चीज को कैसे ग्रैस्प कर रहे हो, समझ पा रहे हो, क्योंकि आपकी तंत्र कोशिका आपको कह रही है कि आपको ये मैसेजेस रिसीव करने हैं। ठीक है। दो रक्षक कोशिकाएं एक दूसरे को का पूरी तरह विरोध कर स्ट्रोमा नामक रंध्र पोर खोलती हैं, जिसके होकर गैस निकलती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं और अमीबा जैसी कोशिका अपना आकार व बनावट बदल सकती हैं। ठीक है। आगे चल, अमीबा का कोई भी शेप नहीं होता, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, वो सिंगल सेल है, तो वो किसी भी तरह का प्रकार ले सकती है, आकार ले सकती है। कोशिकाओं का आकार, साइज ऑफ सेल्स। अधिकांश कोशिकाएं आकार में इतनी छोटी होती है कि वे नग्न आंखों से देखने पर भी दिखाई नहीं देती है। कुछ सेंटीमीटर में चलने वाली लंबी कोशिकाएं भी केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर ही दिखाई देती हैं। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम स्वतंत्र जीव सूक्ष्म जीव है, जिसमें 0.1 माइक्रेन 1 मिलीमीटर के 10,000वें भाग के बराबर आकार की सबसे छोटी कोशिका देखी गई है। तो आप सोच के देखिए कि 1 मिलीग्राम के
10वें हजार भाग से भी क्या है, बराबर के आकार पे। तो सोचिए कितना छोटा होगा वो आपका, ठीक है। जूट, सन और जैसे पौधे के रेशों और जंतुओं में पाए जाने वाली पेशी कोशिकाएं कुछ सेंटीमीटर लंबी होती हैं। पक्षी का अंडा भी एक कोशिकीय होता है। पक्षी के अंडे का बहुत बड़ा भाग संग्रहित भोजन का होता है। शुतुरमुर्ग, ओस्ट्रिच का अंडा 170 मिलीमीटर व्यास का होता है और जो कि सबसे बड़ी कोशिका को दर्शाता है, जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। बस आपका ओस्ट्रिच का अंडा जिसे आप अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, और ये सबसे बड़ा कोशिका है। आगे चलते हैं कोशिका की संरचना और उसकी कार्य। आप देखते हैं कि किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उनके फंक्शंस हमारे पास क्या क्या है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सभी जीवित जीवों के बहुत से अंग होते हैं। प्रत्येक अंग विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं। कोशिका के संयोजन, आकार व बनावट में अंतर होने के कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सहायता मिलती है। इसी कारण कोशिकाएं आपस में मिलकर एक उत्तक, उत्तक मीन्स टिश्यू, जब आपके सेम काइंड ऑफ सेल्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो बन जाएंगे टिश्यू का निर्माण करती है। एक उत्तक किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक ही संरचना तथा कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह करता है। उत्तक एक साथ मिलकर अंग बनाते हैं। अब बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे जो कि सेम कार्य को करेंगे, तो जब वो टिश्यू मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो अंग बनाएंगे। तो अगर आप ऐसा कहें कि आपके सेल्स बनाते हैं टिश्यू, और जो आपके टिश्यू है वो बनाते हैं ऑर्गन, और जो आपके ऑर्गन है वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। सेल मीन्स कोशिका, टिश्यू मीन्स उत्तक, ऑर्गन मीन्स अंग, और ऑर्गन सिस्टम मीन्स यानी कि बहुत सारे अंगों का मतलब जो आपके सेम काइंड ऑफ वर्क है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि अंग बनाते हैं जो पुनः एक साथ मिलकर अंग बनाते हैं किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए अंगों का समूह, यानी कि ऑर्गन सिस्टम इस अंगों का समूह एक साथ कार्य करता है। उदाहरणतः पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र की बात करूं मैं तो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लीवर, बहुत सारी चीजें आती है। तो ये क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार एक पौधे के विभिन्न अंग विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे कि जड़ें, रूट्स मृदा से जल और खनिज मिनरल्स को सोखती हैं तथा पत्तियां लीफ संश्लेषण में सहायता करते हैं, फोटोसिंथेसिस में वो हेल्प करती है। उसके बाद आता है आपका कोशिका का भाग, कि हमारे पास जो हमारी कोशिका है उसके अंदर भाग कितने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो सबसे आउटर लेयर है, सभी कोशिकाएं झिल्ली द्वारा बंधी होती हैं, जिसे कोशिका शिल्पी, प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली कहते हैं। झिल्ली जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म होता है नामक तरल पदार्थ को घेरे रखती है। यह झिल्ली तरल पदार्थ के प्रवाह को कोशिका के अंदर और इसके बाहर नियमित रूप से बनाए रखती है, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट है अंदर बाहर दोनों जगह क्या है, बैलेंस वो है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली की बाह्य परत को कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति एक कठोर परत होती है। जीव द्रव्य और कोशिका भित्ति दोनों मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं। कोशिका भित्ति पौधों की सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। पादप कोशिकाओं यानी कि प्लांट सेल्स की तेज हवाओं, बदलते तापमान और वातावरण से उपस्थित नमी से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके पास जो कोशिका भित्ति होना जरूरी है। आगे चलते हैं। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म एक तरह का लिक्विड होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और केंद्रक न्यूक्लियस के बीच भरा हुआ जेली जैसा पदार्थ होता है। कोशिका द्रव्य में बहुत सी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें कोशिका अंग कहते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में आपको बाकी के सारे कोशिका के अंग देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपके सेल का ब्रेन होता है। जैसे हमारा ब्रेन हमें हर चीज बता रहा है कि हमें कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, इसी तरीके से आपका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, जो सेल को बता रहा है कि उसके फंक्शंस मतलब उसे क्या करना है क्या नहीं करना। ये सामान्यतः गोलाकार होता है और कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। वह पतली झिल्ली से जो केंद्रक को कोशिका के जीव द्रव्य में पृथक करती है केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। यानी कि ये आपका सेल है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस ये रहा, और ये जो आउटर लेयर होगी इस न्यूक्लियस की, ठीक है, ये वाली आप ये देखिए इस तरीके से आप बना लेंगे इसे, तो ये क्या बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। एनएम लिख देते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हम केंद्रक में एक अत्यंत छोटी गोलाकार संघन वस्तु दिखाई देती है, जिसे केंद्रिका न्यूक्लियोलस कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसा रेड रेड, मतलब रेड रेड तो नहीं, एक छोटा पोर्शन देखने के लिए मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रिका कोशिकाओं की कार्य विधियों को नियंत्रित करती है। इसमें रेशेदार पदार्थों का एक जाल सा होता है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। यानी कि क्रोमेटिन क्या है, एक रेशेदार जाल टाइप सा होता है आपका, जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन।
रेशे जैसी संरचना वाले गाढ़े क्रोमेटिन को गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स, आपने क्रोमोसोम्स वर्ड सुना होगा जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, तो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, तो ये वही क्रोमोसोम्स की बातें कही जा रही हैं यहाँ पर, जो कि माता पिता द्वारा अगली पीढ़ी को अनुवांशिक गुण देने में सहायता करते हैं। गुण क्षेत्रों को केवल कोशिका विभाजन के समय ही देखा जा सकता है। जीव द्रव्य कोशिका के जीवित पदार्थ के रूप में जाना जाता है। अब फिर हम बात करते हैं लवक की, यानी कि प्लास्टिड। श्रव्य द्रव्य कोशिका के जीवित पदार्थ के रूप में जाना जाता है। पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य सबसे बड़ा कोशिका अंग लवक क्या है? प्लास्टिड्स होता है। ये रंगीन होते हैं, पौधों में हरे लवक, यानी कि जो एक प्लास्टिड है यानी कि क्लोरोप्लास्ट, इन्हीं की वजह से जो आपके कलर्स आपके पास आ रहे हैं, आपका ग्रीन कलर आ रहा है, पर्पल कलर आ रहा है, लाइट ग्रीन आ रहा है, डार्क ग्रीन कलर आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? प्लास्टिड्स की वजह से आ रहा है। फिर आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जो सारी एनर्जी वो किसके पास है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। छद्मनुमा या गोलाकार कोशिका अंग को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा पृथक रहता है। ये कोशिका के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। दैट इज व्हाई इट इज रिफर एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका द्रव्य में पदार्थों के छोटे छोटे कण जल में घुल जाते हैं। सूक्ष्म जीव में ये कण खाली जगह पर पाए जाते हैं और रसधानी कहलाते हैं। अमीबा में रसधानी के कण होते हैं और खाद्य रसधानी कहलाते हैं। अधिकांश पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में बड़ी रसधानी पाई जाती है। आगे चलते हैं। पादप तथा जंतु कोशिका में तुलना, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, कि उन दोनों के जो हमारे सेल्स हैं उनमें क्या डिफरेंट है। सभी कोशिकाओं में कुछ समान कोशिकांग पाए जाते हैं तथा वे एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में सभी कोशिका में स्थित केंद्र कोशिका की कार्य विधि को नियंत्रित करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि दो मेरे पास सेल्स हैं और दोनों के पास न्यूक्लियस है, तो दोनों के जो न्यूक्लियस होंगे वो सारे फंक्शंस को, जैसे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है ना, उनका काम वही है, बताना, कंट्रोल करना, वो सब चीजें। पौधे व जंतुओं की कोशिकाओं के विस्तृत अध्ययन से पता चलता है कि इनमें कुछ अंतर पाए जाते हैं। कुछ केंद्र केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। आप सूक्ष्म जीव के माध्यम से जंतु व पादप कोशिकाओं में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको बताया हुआ है वो अंतर आपका प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि पादप कोशिका में क्या कोशिका भित्ति होती है, सेल होती है, उपस्थित है। यहाँ पर जंतु कोशिका में वो नहीं है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर पादप वाले में उपस्थित है और इसमें जंतु वाले में उपस्थित नहीं है। तो आप इस टेबल को गो थ्रू करेंगे तो आपको वो सारी चीजें पता चल जाएंगी कि कौन से कोशिका के अंग पादप कोशिका में है और कौन से जंतु कोशिका में नहीं है। और इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और इस चैप्टर के साथ साथ आपकी बुक भी यहाँ पर खत्म होती है। सो आई होप सो बच्चों के अभी तक हमने जो टोटल 15 चैप्टर में हर एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को दोबारा से गो थ्रू कीजिए और हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन उससे पहले ये जरूर कीजिएगा कि चैप्टर को एक बार खुद से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे आशा ये रहेगी कि आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, रिवीजन स्टार्ट कर दें और अब आपसे मुलाकात होगी आपके अगली क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से हमारी अन्य विज्ञान की कक्षा में एक अन्य अध्याय के साथ।